सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का। तो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। और आज का जो टॉपिक है, मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम पहुंच चुके हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर, दैट इज़ सीरीज रेजोनेंस। तो पिछली क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और आज का सेशन जो है वो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो कनेक्टेड पार्ट्स में ये सीरीज जो है आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है वो 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर का मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। और मज़ा आएगा, एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि आज का कंटेंट जो है वो क्या है। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने इम्पिडेंस ट्रायंगल जो था उसको पढ़ा हुआ है मस्त तरीके से। इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर आप समझ गए तो आपने नोटिस किया होगा कि वहीं पर मैंने एक कंडीशन आपके लिए लीव कर दिया था कि दो केस मैंने बताया था, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। और लास्ट कंडीशन मैंने बोला था कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब उसको कैसे डील किया जाता है। ये आज वही कंडीशन जो है वो उसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका कंटेंट सबसे पहले देख लीजिए। रेजोनेंस का बेसिक्स देखेंगे हम लोग आज की क्लास में। रेजोनेंस क्या होता है उसको पहले समझेंगे। कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन का भी पोर्शन इसके अंदर रहेगा, और कंसेप्चुअल चीज़ें भी समझने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है आरएलसी सर्किट्स का वो कैसा होता है। ठीक, चलिए पहले तो बात करते हैं रेजोनेंस की, कि भाई रेजोनेंस, बेसिक रेजोनेंस जो होता है वो होता क्या है, कैसे समझते हैं कि रेजोनेंस का मीनिंग क्या हो गया या किस चीज़ को बता रहा है। देखिए, रेजोनेंस का मतलब ये होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ रेजोनेट कर रही है। जैसे नॉर्मल बोलचाल में, अंग्रेजी में भी ये वर्ड को काफ़ी यूज़ किया जाता है, कि जैसे बोलते हैं कि भाई वो पार्टी तो रेजोनेट कर रही थी, वो 1000 लोगों की पार्टी जो थी, दैट पार्टी वाज रेजोनेटिंग। ठीक है, या फिर इतना अच्छा गाना बज रहा था वहाँ पर कि सब जो डांस थेक पे सब रेजोनेट करने लग गए। ठीक है, तो रेजोनेट करने का मतलब क्या होता है। ये ऐसे बोलते हैं ना कि 5 दोस्त ऐसे मिले, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है आपस में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी भाई, सबकी, सब एकदम मस्त एंजॉय कर रहे थे। ये बोलचाल में भी यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में भी रेजोनेंस की कंडीशन दिखती है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर भी रेजोनेंस की कंडीशन दिखती है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का मैच करना। किसी भी एग्जाम्पल के केस में आप ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि एसी के केस में मैं बात करूं। जब जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है और वो एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर शो करने लग जाते हैं उस वजह से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, चलिए नोट्स आपका रेडी करते हैं सबसे पहले तो इसका। तो रेजोनेंस की बेसिक कंडीशन समझ में आ गई क्या। अभी मैं टेक्निकल फॉर्म में जाने नहीं बोल रहा हूँ आपको, अभी जस्ट बेसिक के फॉर्म में आप समझिए। तो भले ही क्रैश कोर्स है, बट हम इसमें ये टॉपिक भी डिटेल में ही पढ़ेंगे, जैसे बाकी टॉपिक्स को भी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही। तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस बेसिकली रेफर्स टू द मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट टू डिफरेंट एंटिटीज और क्वांटिटीज। ठीक है, इट इज़ द मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। जस्ट एकदम लेमैन टर्म में, एकदम आसान शब्दों में अगर आप समझोगे ना, तो रेजोनेंस को ऐसे समझ सकते हो आप, कि किसी दो चीज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो जा रही है, तो रेजोनेंस हो रहा है। सर कोई एग्जांपल, चलिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, रेजोनेंस के। चलिए कुछ एग्जांपल देखिए, ये आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है, अब मैं पहला एग्जाम्पल जो है उस पर लास्ट में लेके आऊँगा। इस एग्जाम्पल को समझते हैं सबसे पहले। तो रेजोनेंस क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं, रेजोनेंस बहुत सारे तरीकों का हो सकता है। हम नॉर्मली एक ही टाइप के रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मैं 3 अलग अलग टाइप के रेजोनेंस के बारे में दिखा रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा वैरायटी के रेजोनेंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस किस तरीके का हो सकता है। रेजोनेंस जो है वो, रेजोनेंस कैन बी ऑफ मैग्नेटिक टाइप। रेजोनेंस मैग्नेटिक फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, और साउंड वेव के फॉर्म में हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखने से ज़्यादा बेटर है, साउंड वेव के बाद मैकेनिकल
मैकेनिकल रेजोनेंस हो सकता है, जिसको फिजिकल रेजोनेंस भी बोलते हैं हम लोग, उस तरीके का भी हो सकता है। वाइब्रेशनल रेजोनेंस क्रिएट होता है, बहुत तरीके के रेजोनेंस क्रिएट होते हैं। तो अब दिक्कत ये है, अब शर्त ये है, समझ में आने की बात जो है वो ये देखना है हमको कि ये सबका रेजोनेंस जो है वो बेसिकली केंद्रित है एक ही पॉइंट पर। ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है एट वन सिंगल पॉइंट। व्हाट? कि भाई जो भी रेजोनेंस होगा सर्किट पर वो फ्रीक्वेंसी को मैच करवाएगा, फ्रीक्वेंसी को मैच कराएगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये पहला एग्जाम्पल साउंड रेजोनेंस का देखिए यहाँ पर, ठीक है। लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, ठीक है। इसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, जो यू शेप का रहता है और मेटल का रहता है। इसके कुछ दूरी पर दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है, उसी मेटल का, सेम साइज का, सारा कुछ एकदम डिट्टो सेम, ठीक। और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दिया मैंने। अब जब इसको डिस्टेंस पे रखा तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जैसे ही इसको गोंग से जैसे इसको हिट किया गया तो ये बजना शुरू हुआ, और इसका वाइब्रेशंस जो है वो ऐसे वेव के फॉर्म में, इसका जो वाइब्रेशंस है वो ऐसे वेव्स के फॉर्म में पहुंचा इस तक, यहाँ तक। और वहां पहुंचने के बाद उस पर असर पड़ना शुरू हो गया, उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हुआ, वो सेकंड वाला फोक भी ऐसे हिलना शुरू हो गया। तो जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि साउंड वेव रेजोनेट कर रही है, और जब इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है तो जिस रफ्तार से ये रेजोनेट कर रहा है या ये वाइब्रेट कर रहा है, उसी रफ्तार से ये दूसरा वाला गॉन्ग भी वाइब्रेट कर रहा है। हालांकि दोनों फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, दोनों फिजिकली बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक। अब यहाँ पे एक और सिनारियो है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट केस में इस ये जो दूसरा वाला गॉन्ग है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया, अब वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। अब वो रेजोनेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके डायमेंशन में जब चेंज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गए। आप सोचेंगे सर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया, वो भी बताऊंगा आपको। तो इसके डायमेंशन में देखिए, हम लोगों ने जब चेंज किया, ये बढ़ा दिया डायमेंशन, अब नहीं बजेगा वो, इसको बजाने से इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही छोटा कर दिया, यानी सेम साइज का रखा, इसको प्रेस करने से या इसको हिट करने से ये दूसरा वाला भी वाइब्रेट करने लग जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर होने लग जा रही है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस चीज़ का असर और पड़ रहा है, डायमेंशन का असर भी पड़ रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो गोंग है ये तो मेटल का बना हुआ है, एसी सर्किट या ऐसा इलेक्ट्रिकल पार्ट तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई इसके अंदर। देखिए फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल इसके अंदर क्यों आता है, कैसे आता है, वो मैं समझाता हूँ आपको। सारी की सारी चीज़ें एक एक बेसिक फॉर्म में समझिएगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है, जो आप अर्थ पे देखते हैं, वो सब उस अर्थ के भीतर ही है ना, ठीक है। उस अर्थ के अंदर ही आप सारी चीज़ें देखते हैं। अगर अर्थ के अंदर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप अर्थ के अंदर सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो बताइए ये जो अर्थ है ये क्या स्टेशनरी है क्या, अपनी जगह पे, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, स्टेशनरी है क्या? स्टेशनरी तो नहीं है ना। हमको सबको पता है कि ये मोशन कर रहा है ना। ये इसका मोशन जो है चल रहा है बढ़िया तरीके से, मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है ये। अच्छा, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, और सन के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहा है, सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है, और अपने खुद के एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेशन होना शुरू होता है तब साइक्लिक फॉर्म जो है वो फॉर्म होते हैं, तब साइकिल्स बनते हैं, डे और नाइट के साइकिल, सुबह और शाम के साइकिल, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल जैसे बनता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके की फ्रीक्वेंसीज और साइकिल जो है वो क्रिएट होती हैं, और इन्हीं की वजह से जो भी बॉडी भी इस, जैसे सपोज कर लो कि हम लोग जो इस अर्थ के अंदर है ना, जो इस अर्थ पर अगर हम लोग हैं, तो हम भी तो इस अर्थ के साथ घूम रहे हैं ना। बट चूंकि फ्रीक्वेंसीज मैच हो चुकी है तो हमको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है कोई भी, हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे देखिएगा कि अगर आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन की खिड़की से सामने वाली ट्रेन को देखते हैं, या आप ट्रेन की विंडो से देख रहे हैं और आपके सामने एक और ट्रेन है, ठीक है, उस तरफ एक और ट्रेन जो है वो खड़ी है, उसका भी विंडो आपके पैरेलल में ही है। मान लीजिए दोनों ट्रेनें एक स्पीड पर एकदम अगल बगल चल रही है, सामने वाले की भी विंडो और आपकी भी विंडो एकदम पैरेलल है, और दोनों ट्रेन बराबर स्पीड पर चल रही है। तो क्या आपको पता चलेगा क्या कि सामने वाली ट्रेन मोशन में है या आपकी ट्रेन मोशन में? अगर मान लीजिए बहुत एकदम स्मूथ, एकदम लग्जरी कूप में आप बैठे हुए हैं, हिल डुल नहीं रहा है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है, और सामने वाला जो ट्रेन है वो भी उसी तरीके का है, और आपके एकदम पैरेलल में चल रहा है वो ट्रेन, एकदम ऐसे एक साथ बढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। और जैसे ही रिलेटिव मोशन जीरो होगा आपको लगेगा कि वो ट्रेन और आपकी ट्रेन दोनों रुकी हुई है एक जगह पे। ऐसा ही होता है कई बार, इसी तरीके से कई बार होता है कि क्या होता है कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन जो है वो आ करके ऐसे रुकी रहती है आपकी, ठीक है, और बगल से दूसरी वाली जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है,
तो आपको लगता है आपकी ट्रेन चलने लग गई। कभी नोटिस करिएगा जब आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो ये देखिएगा कि आप प्लेटफॉर्म की तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ देखिए, है ना, जहाँ पर पटरियाँ हैं और जहाँ से दूसरी ट्रेन गुजर सकती है। अब दो ट्रेन खड़ी है अगल बगल, अचानक से दूसरी वाली ट्रेन धीरे 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 आगे मूव करना शुरू की, तो आप जिस ट्रेन में बैठे हैं आपको लगेगा रिलेटिव मोशन हो रहा है और आपकी ट्रेन चल रही है। फिर जैसे ही आप दूसरी तरफ देखेंगे पटरियों की तरफ, मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ, तब आपको दिखेगा कि अरे प्लेटफॉर्म और लोग तो वही हैं। तब समझ में आएगा अच्छा हमारी ट्रेन रुकी हुई, बगल वाली ट्रेन चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है इस तरह, जब बहुत स्मूथ मूवमेंट होता है ना, तो पता करना मुश्किल है। तो बात यह है कि सारा जो खेल है वो साइक्लिक मोशन के साथ साथ, साइक्लिक मोशन का तो है ही, रिलेटिव मोशन का भी खेल है। तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में अलग स्पीड पे नहीं चल रहे हैं। अर्थ जिस एक्सिस पे घूम रही है हम भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं, अर्थ जिसका रोटेशन कर रही है हम भी उसके साथ साथ रोटेशन कर रहे हैं, और एकदम सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड पर चल रहा है सारा कुछ। तो हम ये डे नाइट का साइकिल भी फॉलो कर रहे हैं, हम जो रोटेशन है उसका साइकिल भी फॉलो कर रहे हैं, हम टाइम के डायमेंशन के अंदर भी हैं। तो सब कुछ मिला के हम भी एक पर्टिकुलर साइकिल का हिस्सा हैं, इसीलिए हमको चीज़ें अलग से होती हुई नहीं दिखाई देती है। अदर देन दैट, अगर आप स्टेशनरी हो जाते, या अगर सपोज कर लीजिए कि कोई सपोज कर लीजिए कि कोई दूसरी ग्रह से आया, कोई यूएफओ से, और वो बाहर से देख रहा है, तो उसको अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी, या हम भी बाहर जाके अगर देखेंगे तो हमको भी अर्थ घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब अर्थ पर हैं तो आपको फील नहीं होगा कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब चीज़ स्टेशनरी है, ग्लास में रखा हुआ पानी वहीं के वहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रोटेट कर रहा है, और इसकी वजह से हर बॉडी जो अर्थ पर रहती है वो सब किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर रहती है। अब फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल समझिएगा। तो अब जब ये रेजोनेंस हो रहा है, जब ये रोटेशंस हो रहे हैं, तो क्या होता है कि चांसेस है कि हर बॉडी के एटम्स अलग अलग होके बिखर जाएं और घूमने लग जाएं अर्थ के साथ साथ, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा कि या तो एटम उस फोर्स को झेल सकते हैं और अपना जो फॉर्मेशन जिस जिस भी वो शेप में है, जैसे चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो या मेरे हाथ में रखा हुआ पेन हो, इसके सारे एटम्स अलाइंड है ना एक दूसरे के साथ, अलग अलग तो नहीं हो गए कि भाई अर्थ घूम रही है तो एटम्स गिर गए पूरे, जैसे होता है नॉर्मली कि सपोज कर लीजिए आपने फ्रूट का एक बास्केट पकड़ा हुआ है, अब जैसे ही अचानक से आप गाड़ी चलाएंगे, झटके से स्टार्ट करेंगे, वो 4-5 फ्रूट्स गिर जाएंगे उसमें से। क्यों? क्योंकि वो उस गाड़ी के मोशन के साथ साथ नहीं चल पाए। हाँ, लेकिन ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हैं वो फ्रूट का बास्केट लेकर के, तो एक भी फ्रूट नहीं गिरेगा उसके अंदर अगर ट्रेन प्रॉपर चल रही है तो। ठीक है, वो ट्रेन 80 के 100 के स्पीड पर चल रही है, देखिएगा फ्रूट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। जब रिलेटिव मोशन होगा तब ऐसा चीज़ हो सकती है, तब ऐसी घटना हो सकती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अर्थ के केस में भी जब हम एक जगह पर हैं और अर्थ के साथ साथ जब रोटेट कर रहे हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा हैं, एक साइकिल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और उस साइकिल की वजह से क्या होता है कि हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे एटम्स का जो अलाइनमेंट है, वो इस तरीके से है कि वो उस फोर्स को झेल सकता है और वो अपना एक प्रॉपर शेप जो है उसको मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें डिफॉर्म होती हुई नहीं दिखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे डिफॉर्म होती हुई नहीं दिखती, सब अपने अपने शेप पर है। लेकिन अगर वो जिस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट कर रहा है उसके उसके बदले उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलने की कोशिश करो, उसकी साइकिल्स के नंबर ऑफ टाइम्स को बदलने की कोशिश करो, तो उस कंडीशन में चांसेस है कि एटम्स जो हैं उस पर्टिकुलर बॉडी के, वो उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ना झेल सकें, और हो सकता है कि उससे डिसइंटीग्रेट हो जाए, बिखर जाए, जिससे कि वो बॉडी टूटती हुई आपको दिखाई दे, या किसी तरीके का मोशन करते हुए, या कुछ कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हुए आपको दिखेगी। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि जब मैंने इसको जब जब इसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया, इसको हिट किया, तो इसकी वजह से ये साउंड वेव्स यहाँ पर पहुंची और इसकी फ्रीक्वेंसी पे और न्यू फ्रीक्वेंसी ऐड करने की कोशिश की, इसके बराबर की फ्रीक्वेंसी इससे ऐड करने की कोशिश की। जैसी फ्रीक्वेंसी मैचिंग हुआ, ये भी वाइब्रेट करने लग गया। दो चीज़ हो सकता था, या तो ये टूट जाता या वाइब्रेट करने लग जाता। अब चूंकि ये मेटालिक है, मेटल का फोर्क है, इसलिए टूटा नहीं, और ये क्या हुआ, ये वाइब्रेट करने लग गया, उस फोर्स को झेलने की कोशिश करने लग गया। इसी की जगह पे कांच का अगर सेटअप होता तो शायद वो टूट जाता, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए इस जगह पर। अब इसको क्या किए कि साउंड सिस्टम से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से देखिए ऐसे फ्लेक्स होना शुरू हो गया है। और ज़्यादा अगर स्पीड अगर वो इंक्रीज करते, साउंड की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देते हम लोग, तो हो सकता है कि ये उतनी वाइब्रेशंस को झेल नहीं पाता और टूट जाता। ठीक है, तो ये सीन इसके अंदर होना शुरू हो जाता है इस पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, देखिए ऐसे ही साउंड सिस्टम का असर हमारे ब्रेन के ऊपर भी होता है। रेजोनेंस का असर आपने देखा होगा, रेजोनेंस डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है वही बता रहा था मैं आपको। जैसे आपने MRI स्कैन के बारे में भी सुना होगा, MRI स्कैन जो है उसके बारे में भी सुना होगा आपने। ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है
वो की जाती है। तो ब्रेन का स्कैन वगैरह जो है वो सब किया जाता है उसमें भी, वहाँ पर भी इसी रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेजोनेंस का असर आपके ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है, ये भी मैं बता दूँ आपको, ठीक है, कि हर चीज़ के ऊपर रेजोनेंस का असर पड़ता है। अब जैसे इससे जस्ट पहले वाले पेज के एग्जाम्पल पे आइए वापस से। एक एग्जाम्पल आपने देखा, चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इस तरीके से हेयर वगैरह पे ऐसे हेड का मसाज करने के लिए ऐसा कुछ आता है टूल्स, है ना, एक एक टूल्स जो है इस तरीके के आते हैं। तो इस टूल का बड़ा ही अच्छा पार्ट ये है कि किसी भी एक वायर को पकड़ के आप खींचिए जोर से, है ना, इसको खींचिए और छोड़ दीजिए। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेट होने से इसके अगल बगल के जो वायर से देखिए इधर के भी वायर जो है वो भी वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, वो भी एक रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये ब्रिज का क्या हो रहा है, फिलहाल यहाँ पर जो आप ब्रिज की हालत देख रहे हैं वो रेजोनेंस की वजह से तो नहीं है। एग्जाम्पल पे मैंने ज़रूर यूज़ किया है कि ऐसा ही होगा जब रेजोनेंस भी होगा। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल तो कोई हवा तूफान के समय का एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है, कि भाई आंधी तूफान वगैरह कुछ आया हुआ तो ब्रिज डगमगा रहा है। लेकिन ऐसा नॉर्मली तब होता है जब लोग जो हैं इसके ऊपर मार्च पास्ट करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग, या जब यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी मैचिंग हो जाती है। ऐसा पहली बार कब पता चला था पता है? ये देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि इसमें 12 अप्रैल 1831 को ब्रॉटन सस्पेंशन ब्रिज नियर सेल्फर्ड, इंग्लैंड, वो ब्रिज जो था पूरा का पूरा ब्रिज ही गिर गया था, पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया था। किस वजह से पता है? वाइल अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर मार्चिंग अक्रॉस, कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स उसके ऊपर मार्च पास्ट कर रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे करते हैं ना, उस तरीके से पूरे ग्रुप में मार्च पास्ट कर रहे थे। और उनके मार्च पास्ट करने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही थी, तो भाई ब्रिज के अंदर की इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। आप देख रहे होंगे ये पिछले एग्जाम्पल में कि ये ब्रिज किस तरीके से ऐसे हिल रहा है। तो इसकी एक लिमिट है हिलने की, इसकी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट होगी, कि उसी लिमिट तक ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगेगा, उस लिमिट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो हो सकता है कि ये ब्रिज गिर जाए, टूट जाए यहाँ से। क्योंकि जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा तो झेल लेगा, कम इलास्टिक होगा या उसकी इलास्टिक लिमिट तक जब हम पहुँच जाएंगे, उसको पार करने लग जाएंगे, तब ये ब्रिज ज़रूर से टूट जाएगा। यही होता है जब एक साथ कई सारे लोग मार्च पास्ट करते हैं किसी ब्रिज के ऊपर। देखिएगा, ब्रिजेस के ऊपर मार्च पास्ट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, किसी भी देश की बात हो। ये तो एक एग्जांपल मैं कोट करा था कि आप इसको चाहें तो इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं इस इंसिडेंट को, ये आपको मिल जाएगा, ऑन रिकॉर्ड है एग्जांपल। So since the British Army has had a standing order for the soldiers to break the stride when marching across the bridges, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और कहीं पर भी देखिएगा मार्च पास जब होता है तो स्ट्राइड्स को ब्रेक कर दिया जाता है। मतलब एक साथ जो बंच होता है कि 50 लोग या एक साथ मान लीजिए 200 लोग अगर मार्च पास्ट करते हैं तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, 50 के या 20 के या 30 के पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर उनको अलग अलग मार्च पास्ट करवाया जाता है, सो दैट कि उससे ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी ना क्रिएट हो कि वो कहीं से गुजरे और कोई ब्रिज जो है वो ऐसा गिर जाए। तो रेजोनेंस इतना सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस के ये रहे सभी एग्जांपल्स। अब मैं आपको वापस लेकर के चलता हूँ टॉपिक पर, जो आज का अपना टॉपिक है, रेजोनेंस इन सीरीज एसी सर्किट्स। इस टॉपिक पे आते हैं वापस। ये तो यहाँ तक तो हो गई रेजोनेंस की बात। रेजोनेंस अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है और उससे क्या होता है। देखिए, जब जब रेजोनेंस होगा, जब जब फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होगी, हमेशा आपका सर्किट या आपकी डिवाइसेस या जो भी एंटिटी की आप बात कर रहे हो, इट विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, जैसे वो नॉर्मली बिहेव करता है। जैसे कि यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? देखिए, ये ब्रिज को ऐसा हिलना चाहिए क्या? नॉर्मली नहीं हिलना चाहिए ना, इस ब्रिज को एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए अपनी जगह पे, वो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है। क्या इधर के फोर्क लिफ्ट का मतलब जो यू फोर्क है, क्या उसका वाइब्रेट करना जेन्युइन है? नहीं है, उसको नहीं वाइब्रेट करना चाहिए जब तक उसको ना हिट किया जाए। इधर का दूसरा वाला जो सेक्शन है उसका वाइब्रेट करना भी जेन्युइन नहीं है, जिसको मैंने टच किया उसी को खाली वाइब्रेट होना था। तो ये सब अनयूजुअल सिचुएशंस जो है, अनयूजुअल कंडीशंस जो है वो बनने लग जाती हैं जब जब सर्किट रेजोनेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। तो ठीक है, रेजोनेंस के बारे में निकोला टेस्ला ने सबसे पहले आविष्कार किया, आविष्कार तो नहीं बोलना चाहिए बट उन्होंने डिस्कवर किया रेजोनेंस के कंसेप्ट को। उन्होंने ये चीज़ बताया कि भाई, उन्होंने ऐसा माना जाता है, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि निकोला टेस्ला ने एक रेजोनेटर जो है वो क्रिएट किया हुआ था। ऐसे ही फिजिकल रेजोनेटर जो था वो था, जो किसी भी चीज़ के डायमेंशनल, किसी भी चीज़ के ऊपर डायमेंशनल रेजोनेंस जो है वो क्रिएट कर सकता था। और उन्होंने ये दावा किया था
क्योंकि क्वीन ऑफ लंदन ने उनको ये बोला हुआ था कि भाई आपको हमारे दरबार में आइए और हमारे पर्सनल फिजिसिस्ट बन के रहिए। तो उन्होंने मना कर दिया था निकोला टेस्ला ने कि मुझे पर्सनल फिजिसिस्ट नहीं बनना, मैं अपना वर्क जो है वो खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उनको लाने के लिए सेना भेज दिया गया, मतलब सेना मतलब एक जो सैनिक वगैरह है उनको भेजा गया कि जाओ पकड़ के लेके आओ उनको करके। और उस समय निकोला टेस्ला ने धमकी दिया था कि भाई मैं अगर मुझे फोर्सफुली लाया गया तो मैं लंदन ब्रिज जो है उसको गिरा दूंगा करके। बड़ा बड़ा फेमस पोयम भी आप लोग पढ़ते हैं, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। तो लंदन ब्रिज जो है उसको गिरा दूंगा क्योंकि मेरे पास रेजोनेटर है करके। तो अब देखा गया, जब चेक किया गया, मतलब जब उनको जब लेने पहुंचे तो लोगों ने देखा कि भाई जिस जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं उस बिल्डिंग पर दरार पड़ चुकी है। और निकोला टेस्ला को एक हाथ में एक हैमर लिए एक मशीन को तोड़ते हुए पाया गया। यही सेम इंसिडेंट्स उस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वही जो डिवाइस थी वो रेजोनेटर थी और वो उनके भी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, ऐसा माना जाता है। बट ठीक है, जो भी है वो तो किताब में लिखी हुई बात है। अब वैसे इसका कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ या ऐसा रेजोनेटर जैसी कोई डिवाइस आज की डेट में पब्लिक के सामने या पब्लिक के लिए तो अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी समझ सकते हैं, बट जो भी है। तो रेजोनेंस जो है फ्रीक्वेंसी मैचिंग के ऊपर डिपेंड करता है और इसके प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आप ऐसा आरएलसी सर्किट डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए, जब मैंने फ्रीक्वेंसी की बात कही आपसे तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि रेजोनेंस होने के लिए ना फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इस सर्किट में रेजोनेंस तो तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई कोई बात होगी, है ना। तो रेजोनेंस का सीधा सीधा कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से, समझ आ गया ना आपको। अब बताइए, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी होगी क्या? तो आपका आंसर है नो। डीसी सर्किट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इट इज जीरो। नो फ्रीक्वेंसी इज देयर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेस क्वांटिटी उसको बोलते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक एसी सर्किट है ना, एंड दिस इज आवर आर एल सी सीरीज सर्किट। तो रेजोनेंस दो प्रकार से हो सकता है, दो टाइप के सर्किट्स में हो सकता है, आर एल सी सीरीज सर्किट एंड आर एल सी पैरेलल सर्किट। दोनों केसेस में पॉसिबल है, लेकिन सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? सप्लाई टाइम वेरिंग नेचर की सप्लाई होनी चाहिए, कि साइनोसॉइडल एसी या नॉर्मली जिसको हम लोग एसी सप्लाई बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग से जब आपका सर्किट अनयूजुअली बिहेव करने लग जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस के आफ्टर इफेक्ट जो हैं उसके ऊपर बेस्ड खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। चाहे बैंडविड्थ पूछ ले, क्वालिटी फैक्टर पूछ ले, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, रेजोनेंस की कंडीशन पूछ लेगा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में पूछ लेगा। इस तरीके की सारी चीज़ें जो है आपसे रेजोनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती है। तो आज की क्लास में यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस में सबसे पहला पार्ट जो है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। अगर रजिस्टर है यहाँ पर, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ओम्स में। इंडक्टर है तो एक्सएल इन ओम्स, कैपेसिटर है तो एक्सी इन ओम्स। कुछ सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। आपको पता है कि एक्सएल और एक्सी दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। यानी इन दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट सप्लाई दे देता हूँ तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बिकम जीरो एंड देयर फॉर दिस पोर्शन विल बिकम शॉर्ट सर्किट एंड दिस विल बिकम ओपन सर्किट। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अभी बात डीसी की नहीं हो रही है, अभी बात एसी सप्लाई की हो रही है। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो जो मैंने इम्पिडेंस ट्रायंगल में आपको तीसरा कंडीशन बताया था वो समझने का समय आ गया अब यहाँ पर। तो हेडिंग में लिखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, अब रेजोनेंस की जरा कंडीशन समझते हैं कि भाई सर्किट कब रेजोनेट करेगा। पहला केस, कब सर्किट रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन XL becomes equal to XC। when XL becomes equal to XC, then Z is equals to under root R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर और Z becomes equal to R। यहाँ पे लिखिएगा this is
द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अगर आपको चाहिए कि आपको सर्किट को रेजोनेट करवाना है, इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि एक्सएल जो है उसको एक्सी के बराबर लाना पड़ेगा, तब सर्किट जो है वो रेजोनेट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके सामने इधर इंडक्टर लगा लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक रेजिस्टर। ठीक है, ये हमारी आरएलसी सर्किट है। अब इस सर्किट को रेजोनेट करवाने के लिए आपको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को बराबर लाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एल और सी नहीं, एक्सएल और एक्सी। आर, दिस इज एक्सएल, दिस इज एक्सी। ठीक, यहाँ पर हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तब सर्किट रेजोनेट करने लग जाएगा। अब रेजोनेट में भी फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना जिस पर ऐसा सब कुछ हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल भी तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हमको पता है कि भाई एक्सएल के लिए हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल, दैट इज इक्वल्स टू 2πfl, है ना। एनालिसिस के वीडियो में बताया था मैंने ये चीज़। एक्स इज इक्वल्स टू 1/ωc, दैट इज इक्वल्स टू 1/2πfc। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। दोनों जगह देखिए फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट है। क्या रेजिस्टेंस निकालने के समय कभी ऐसा होता है? क्या रेजिस्टेंस निकालने के समय फ्रीक्वेंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब जब रेजोनेंस की बात होगी तो आपके लिए एक्सएल और एक्सी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर। यही दो ऐसे चीज़ें होंगी जो जिसका इंपॉर्टेंस खूब ज़्यादा दिखेगा आपको रेजोनेंस के कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कंप्लीट, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन द सीरीज आरएलसी सर्किट। ये तो रहा कंडीशन कि कब रेजोनेंट होगा, कब रेजोनेंस होगा भाई, जब Z बराबर R हो जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं कि रेजोनेंस में क्या क्या होगा। अब रेजोनेंस जो है उस कंडीशन के अराइज होने पर सर्किट के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट होगा सर्किट आपका, कब रेजोनेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट सब टॉपिक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आपको वो सब सीरीज के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में होगा। आगे चल के अब इसके बाद हम लोग फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाल दिया सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस। ये जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा सब सीरीज के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो लेट अस सपोज कि मैंने आपको जो कंडीशन बताया है, सिंस द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, since the condition for resonance is XL बराबर XC। मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो मैं कंडीशन लगा दिया रेजोनेंस की। अब XL को मैं क्या लिख सकता हूँ? XL कैन बी रिटन एज ओमेगा एल, दिस इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा एल का मतलब हो गया 2πfl, दैट इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी। मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैं फ्रीक्वेंसी को उस तरफ लेकर के जाता हूँ, मेरे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1/2π को रूट से बाहर निकाल लेना, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का पार्ट अगर मैं हटाऊँ तो पूरे पर रूट लग जाएगा, 1 पे से कोई मतलब नहीं है। और 2π इंटू 2π था तो एक 2π को मैंने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट LC। तो f का स्क्वायर क्यों लिखना है इसको? ठीक, सीधे f की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। So this is the resonant frequency. This is the resonant frequency in series RLC. ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज में आई। अभी किस में आई? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, दिस इज इन हर्ट्ज, क्योंकि एफ के फॉर्म में मैंने लिखा है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको यही फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछता है, दैट इज इन ओमेगा। उसको भी समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, यहीं से बना लेंगे आप इसको। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट लिखता हूं मैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन रेडियंस पर सेकेंड। अब जरा देखें कि रेडियंस पर सेकेंड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे बताते हैं। ठीक, कंडीशन क्या है? ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी होना चाहिए ना, ओमेगा एल बराबर 1/ωc होना चाहिए। एक्सएल बराबर एक्सी, तो ओमेगा एल बराबर 1/ωc। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, या ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC।
या ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब इस बार 2 पाई बस मत लिखिएगा, बाकी पूरा कुछ सेम है। तो ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। फॉर्म क्या है इसका, रेडियंस पर सेकेंड में, मतलब ओमेगा के फॉर्म में बताया हुआ है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑल्सो resonant frequency in ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। तो जब आपको क्वेश्चन में रेडियंस पर सेकेंड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताने बोलेगा तो आप ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिख सकते हैं। जब आपको हर्ट्ज में बताने बोलेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लिख सकते हैं। जब कुछ भी ना स्पेसिफाई करे, बस इतना बोल दे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको ट्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी है, सफिशियंट है, ये बन जाएगा सभी से। तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा सर्किट रेजोनेट करेगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई रेजोनेट करके क्या करेगा, मतलब जब रेजोनेट होगा तो क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। क्या सर्किट भी ऐसी वाइब्रेट होकर टूट जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजोनेंस का बिहेवियर जो होता है वो पैरामीटर के चेंजेस के फॉर्म में होता है, ना कि फिजिकल चेंज या फिजिकल डैमेज के फॉर्म में। ठीक है, पैरामीटर बदलेंगे, करंट वरेंट पे, वोल्टेज पे, पावर फैक्टर पे, इन चीज़ों पे असर पड़ सकता है। अदर देन दैट ऐसा फिजिकल डायमेंशनल कुछ चेंज जो है वो ज़्यादातर नहीं मिलता है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी। रेजोनेंस का असर सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर। अब इस पॉइंट पर मैं आपको लेकर के आऊं उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ आपको पहले दिखाता हूं, फिर इस पॉइंट पर लेकर के आऊंगा तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, रेजोनेंस का क्या क्या असर पड़ता है सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर, वो जानने से पहले एक छोटा सा ग्राफ देखिए। और इस ग्राफ से पहले समझते हैं कि सीरीज आरएलसी सर्किट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर एक्सएल और एक्सी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है, समझते हैं। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ। इस ग्राफ में मैंने यहाँ पर शो कर दिया फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज की जगह पे ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की के फॉर्म में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चाहें तो ले सकते हैं। किसी भी एक फॉर्म में आप इसकी ग्राफ को बनाइए। आर एक्सएल एक्सी, सभी का यूनिट ओम्स। ठीक है, सभी की यूनिट ओम से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है उस पर तो बाद में आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है, ना रेजिस्टेंस भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसकी बात छोड़ देते हैं, एक्सएल एक्सी की बात करते हैं। तो हमको पता है, लिखेंगे इसमें, सिंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, so therefore this shows कि XL is directly proportional to F. Inductive reactance directly proportional to F. Therefore linear curve trace होगा on X versus F. X versus फ्रीक्वेंसी का जो कर्व रहेगा उसके अंदर देखिए एक्सेल जो है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनली है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सेल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे एक्सेल घट जाएगा। तो एकदम लीनियर कर्व मिलेगी आपको। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ऐसा। So this is the graph for XL proportional to frequency। ऐसी ग्राफ मिल गई आपको। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सिमिलरली also we have XC is equals to 1 upon omega C, that is further equal to 1 upon 2 pi FC। so therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि XC जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को जिस प्रोपोर्शन में आप बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू कम होती चली जाएगी ना। मतलब जब फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम रहा होगा उस समय एक्सी सबसे मैक्सिमम रहा होगा। मतलब यहाँ कहीं पे देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब इधर कहीं रही होगी तब रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सब बहुत बड़ी वैल्यू का रहा होगा, जस्ट अपोजिट है। तो इसकी कर्व जो है वो कैसी बनेगी बताइए। इसकी जो ग्राफ है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व जो है वो यहाँ पर ट्रेस होने वाली है और वो इस तरीके से दिखाई देगी आपको। देखिएगा ध्यान से, ऐसी ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दिस ग्राफ विल बी फॉर एक्सी। ये ग्राफ आपको मिलेगी एक्सी के लिए, विच इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये समझ गए आप इस कंडीशन को। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि बताइए आर को कहाँ पे ड्रॉ करें। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि रेजिस्टेंस को कहाँ पे ड्रॉ करें। क्या रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है उसको इधर बनना चाहिए क्या, यहाँ पे, या फिर रेजिस्टेंस वाली लाइन एग्जैक्टली सेंटर से पास हो जानी चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस वाली लाइन इससे तो छोटी ही रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस वाली लाइन ट्रेस किया है, R1, R2, R3। आप जरा देख करके बताइए कि तीनों में से कौन सा वाला सही है और कौन सा जो लाइन है वो गलत बनाया हुआ है, ये बताइएगा। सबके लिए तो एक एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। आप देख करके बता सकते हैं क्या कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है फॉर द रेजिस्टेंस। आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर तीनों की तीनों सही है ना। हैरानी वाली बात है क्या। आपको लग रहा होगा कि आपका आंसर क्या है होगा। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप यूजुअली R2 आंसर करेंगे, आप बोलेंगे सर R2 ही सही है, बट ऐसा नहीं है। इवन द R1 इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट, ऑल 3 ऑफ देम आर करेक्ट। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। भाई इट इज पॉसिबल ना। योर रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना। तो आप क्यों उसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर XL और XC तो बराबर हैं, लेकिन R भी बराबर होगा, इसकी क्या गारंटी है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो जरूरी है इसको बीच से बनाना है। तो कहीं पर भी हो सकता है ना। इसकी मैग्नीट्यूड तो इस लाइन में ट्रेस कर रहे हो वाई एक्सिस पे, तो ऑन द वाई एक्सिस इट कैन बी एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी मैग्नीट्यूड अभी कितनी है, ठीक है। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आपकी चॉइस है, अपनी श्रद्धा भक्ति से जहाँ बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं आप। ऐसा कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं सेंटर से ही जाना चाहिए, वो लाइन नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बल्कि सेंटर वाले को देखो मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, बाकी 2 में से किसी एक को रहने देते हैं, ठीक है। तो कभी भी ना ग्राफ को रटना नहीं है हमको। जब ग्राफ बना के पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए वो ग्राफ क्यों बन कैसे रहा है, तो आप खेल सकते हो उस चीज़ के साथ। और अगर रटोगे तो मजबूरी में बीच से ही बनाना पड़ेगा आपको, कि गलती ना हो जाए, वो भी याद रखना पड़ेगा। दिस इज आर, बना दो यहाँ कहीं पे, नीचे बना दो, बीच में बना दो, जहाँ आपकी मर्जी। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाई देता है कि दिस इज अ पॉइंट वेयर एक्सएल बिकम्स इक्वल्स टू एक्सी। ये देखिए यहाँ पर हमको दिखता है कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो गए। तो फ्रीक्वेंसी को बदलते 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 हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहाँ पे एक्सएल और एक्सी सब बराबर हो गए। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कारनामा हुआ है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, इसको डिनोट किससे करूं मैं, इसको मैं डिनोट कर देता हूं एफ नॉट से, है ना। दिस इज एफ नॉट। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कई कई बार किताब में एफ आर लिखा रहता है, एफ ऑफ आर बोल सकते हो आप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी वेयर योर एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। और कोई आर के बारे में बात नहीं करेगा अभी फिलहाल, उससे कोई अभी मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको समझ में आ गया क्या। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप कैलकुलेट किए थे, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसको आप ऐसे लिखते हो एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये वही फ्रीक्वेंसी है। इसी फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट रेजोनेट करेगा, ये श्योर सी बात है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमको एक कंडीशन मिल गई। और इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस इन द सीरीज आरएलसी सर्किट अब यहाँ से और डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो हमको समझ में आ गया पहला केस कि इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी बराबर हो गए। अब बात ये है इस फ्रीक्वेंसी पे और क्या क्या होगा इसकी वजह से, है ना, और क्या क्या चीज़ें हो रही है। फिर इससे पहले की फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था, इसकी बाद की फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसीज पर जरा समझते हैं कि पहले और बाद में क्या हो रहा था। एक और कंसर्न है हमारा कि चलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के समय तो समझ में आ गया कि भाई एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इससे पहले की फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था या इसके बाद की फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, ये कोई बता सकता है क्या कि सर्किट के बिहेवियर में क्या होगा। मान लो इसको एफ एल बोल देता हूँ, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी एफ एच, हायर फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी, जिस भी नाम से कोई भी नाम से आप इसको देख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट अबाउट एफ एल, लोअर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट की बिहेवियर कैसी रहेगी। मान लो ऐसा सवाल पूछ लिया, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बताओ सर्किट की बिहेवियर कैसी रहेगी। आप खुद से देखिएगा, देखिए इस पॉइंट पर है एक्सेल छोटी वैल्यू पे, जबकि एट द सेम टाइम
एक्सी जो है देखिए कितनी बड़ी वैल्यू पर है, एट द सेम टाइम एक्सी कितनी बड़ी वैल्यू पर है। मैं इसको अच्छे से ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कंडीशन है एफएल पर। मतलब देखिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के समय क्या हो रहा है, ये आपके लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के समय क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू दोनों में अंतर देख लीजिए कितना बड़ा है। तो एक्सएल छोटा दिख रहा है ना आपको एज कंपेयर टू एक्सी, एक्सी डोमिनेट कर रहा है सर्किट को, तो सर्किट का रिस्पॉन्स वो अपनी तरह बना लेगा। उसके लिए एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट से आपने जो जो सीखा हुआ है, जैसे कि पावर फैक्टर का क्या हो सकता है, फेज में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा वो समझ में आ जाएगा, पावर का डिसिपेशन वो समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें किसके हिसाब से चलेंगी, एक्सी के हिसाब से चलेंगी। क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सी बड़ा है, एक्सएल छोटा है। वैसे ही आप आगे की फ्रीक्वेंसी पे आइए, एफएच पर, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप आ जाइए। चलिए इस पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी मस्त एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता हुआ दिखेगा आपको। क्या हो रहा है भाई, देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे आपको एक्सी की वैल्यू जो है अब वो छोटी दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए एक्सी की वैल्यू देखिए तब तक कम हो चुकी है जब तक हम इस हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, और एट द सेम टाइम चूंकि एक्सएल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी पहले से बढ़ गई है तो एक्सएल भी बढ़ गया पहले से, और एक्सी घट गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरफ सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सर्किट इंडक्टिव तरीके से बिहेव करेगा। मतलब सर्किट में करंट लैग करने लग जाएगी, वोल्टेज लीड करने लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ऑपरेशन होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ समराइज करके आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है तब आप आगे का लिखिएगा, नहीं तो ग्राफ को अच्छे से एक बार और देख लीजिए उसके वीडियो को। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी 3 अलग अलग केसेस से लिखवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग केस 1। केस 1 क्या केस है भाई, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस है। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन या एट, केस नंबर 1 एट एफ नॉट, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट पर जरा देखें तो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का बिहेवियर कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं नंबर 1, हियर XL will be equal to XC, therefore net reactance will be 0। मतलब सर्किट में रिएक्टेंस बचेगा ही नहीं कुछ भी। अगर रिएक्टेंस नहीं बचा तो बताइए कि कोई फेज डिफरेंस होगा क्या फिर वोल्टेज एंड करंट में। V and I will be in same phase, V and I will be in same phase, वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएगा। मतलब ये होता है कि फेज डिफरेंस एंगल फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री की आएगी। और चौथा रिस्पेक्ट में हमको इसके ये समझ में आता है कि z बराबर r हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि z बराबर r इज़ अ बिगर वैल्यू और अ स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू z बराबर r प्लस माइनस jx। जैसे मान लीजिए सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। ठीक है, अगर ये सबकी वैल्यू प्रेजेंट रहती तो हमारा एक्सप्रेशन बनता z इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये भी हो सकता था, या फिर ऐसा हो जाता कि z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन बन सकता था। इन बोथ द केसेस अगर रिएक्टेंस प्रेजेंट होता ना तो टोटल z जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती। अभी क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंस तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे भी रिएक्टेंस खत्म हो जा रहा है, तो आपको तो z बराबर r खाली मिल रहा है। मान लो पहले क्या होता, r की वैल्यू 10 ओम होती तो 10 तो कंफर्म था, 10 के प्लस में और भी कुछ चीज़ आती रिएक्टेंस के फॉर्म में, बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि z बराबर r है। तो ये वैल्यू अपने सारे कंडीशन से सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब z की वैल्यू घट गई, कम हो गई, मिनिमम पे आ गई अपने। ठीक है, तो अब आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, मिनिमम हो जाएगी z। ठीक है, द वैल्यू ऑफ z विल बी मिनिमम। अच्छा बताइए, किसी सर्किट में अगर इंपीडेंस सबसे मिनिमम है तो उस सर्किट की करंट का क्या हाल होगा। भाई करंट का क्या रिलेशन है, हमको पता है ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी बाई जेड लिखते हैं हम लोग। तो अगर I इज इक्वल टू वी बाई जेड आपको क्लियर है तो करंट की वैल्यू z के मिनिमम होने पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा।
क्लियर है? तो मतलब जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑकर हो रहा है सर्किट में, जब रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है, तो उस समय करंट भी अपनी पीक वैल्यू पे चली जाएगी। तो आप 5वें पॉइंट पर लिखेंगे कि करंट will reach its peak value, मतलब आई मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना? एक और सिनारियो मिल गया आपको। इतना कुछ कंडीशंस जो है आफ्टर इफेक्ट है रेजोनेंस के होने से क्या क्या हो रहा है, ये वो सारे इफेक्ट्स हैं। फिर छठे पॉइंट पर आते हैं। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, बताइए सर्किट का पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा? हालांकि अभी इस टॉपिक पर आप पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनिटी। पावर फैक्टर विल बिकम यूनिटी। पावर फैक्टर मतलब कॉस ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा के फॉर्म में बोलते हैं। और आसान शब्दों में समझिए तो पावर फैक्टर इज अ फैक्टर ऑन विच द एंटायर एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन। सर्किट की पूरी एक्टिव पावर इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उस कंप्लीट एक्टिव पावर का यही फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट जो होता है, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो कॉस ऑफ फाई में देखिए फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और फाई जैसे ही 0 पुट करेंगे वो वैल्यू आपको 1 दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा पावर फैक्टर। ठीक है? उस कंडीशन पे, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन पे पावर फैक्टर, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर आपको मिलेगा यूनिटी का 1। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिनारियोज है जो आपको केस 1 में दिखता है एट एफ नॉट। अब बाकी के केसेस को स्टडी कर लें। चलिए अगले केस पर आते हैं। So let us study the case 2, second case, केस नंबर 2। यहाँ पे बात करेंगे एट फ्रीक्वेंसी एफ एल, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है? कि रेजोनेंस से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, या कुछ पहले वाली फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, हियर हियर एक्सएल, या आप ऐसा लिखिए हियर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। फर्स्ट केस, एक्सी जो है वो एक्सएल से बड़ा दिखेगा आपको। ठीक? सो सेकंड केस, so this will cause current to lag from वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या होगा? सर्किट में करंट लैग करने लग जाएगा वोल्टेज से। क्यों करंट लैग कर रहा है? क्योंकि सर्किट तो इंडक्टिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दी ना। ऐसा हो रहा है क्या? भाई सर्किट इंडक्टिव नहीं सर, कैपेसिटिव बिहेवियर शो कर रही है सर, इसको सुधार लीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आपको ये वाला मिस्टेक पकड़ में आया, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आया पिछला वाला। ठीक है? अगर ये मिस्टेक नहीं पकड़ में आया तो देखना पड़ेगा। तो करंट लैग करेगी क्या? कभी नहीं। करंट कैपेसिटिव इफेक्ट में क्या करती? लीड करती है ना। दिस विल कॉज द करंट टू लीड फ्रॉम वोल्टेज। डेरिवेशन वाला चैप्टर, मतलब वो जो वीडियो था, अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने एनालिसिस बताया आपको आरएलसी का, वहीं पर इसका कंडीशन बताया, डेरिवेशन बताया। ठीक है? उसको जरूर से देखिएगा। तो दिस विल कॉज द करंट टू लीड फ्रॉम द वोल्टेज, नॉर्मली आइडियली 90 डिग्री से, प्रैक्टिकली अवेलेबल जो भी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो सर्किट आपका कैसे बिहेव करेगा? सर्किट एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक? तो करंट जो है वो लीड करने लग जाएगी। और क्या क्या होगा भाई? ऑल्सो Z will be equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम। Z अपनी हायर वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को जितनी छोटी करते चले जाओगे Z उतना बड़ा होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे छोटी करते चले जाएंगे आप, वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होती जाएगी, एक्सएल छोटा होता चला जाएगा। तो मतलब रिएक्टेंस का कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, और आर तो आपका कांस्टेंट है ही है, तो आर प्लस इसके साथ ऐड होने वाली जो कंपोनेंट है वो बड़ी हो गई, तो नेट रिजल्टेंट भी बढ़ जाएगा आपका। तो अगर मान लीजिए Z यहाँ से मैक्सिमम मिलेगा आपको, तो उस कंडीशन पे करंट का क्या होगा? आई विल बी मिनिमम। करंट आई विल बी मिनिमम। करंट आई विल बी मिनिमम बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ओम्स लॉ से अभी आप बता देंगे तुरंत के तुरंत कि आई इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है। जेड अगर मैक्सिमम है तो करंट अपने आप मिनिमम हो गई। चलिए वेरी गुड, परफेक्ट। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर? सो द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर में करंट की स्टेटस जरूर से बताएगा कि करंट लीड कर रही है लैग।
पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन नेचर। पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन नेचर। लीडिंग पावर फैक्टर आपको मिलने लग जाएगा किसकी वजह से? कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि करंट लीड कर रही है, इस वजह से करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रही है, इसीलिए पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का दिखेगा। सर्किट में रिएक्टिव पावर फ्लो की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सर्किट में रिएक्टिव पावर फ्लो की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये सारा इफेक्ट क्लियर है सभी को? चलिए भाई, तो ये हमारा केस 2 हो गया, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का बिहेवियर। अब थर्ड केस और एक लास्ट लिख लेते हैं जल्दी से, फिर समराइज करते हैं पूरे को। थर्ड और लास्ट केस है केस नंबर 3। केस नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे एट द फ्रीक्वेंसी एफ एच, हायर फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जिसको बोलते हैं। एट फ्रीक्वेंसी एफ एच, यहाँ पर देखिए सर्किट अब कैसे बिहेव करेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का बिहेवियर, फर्स्ट पॉइंट। तो जब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हम लोग पहुंचे तो अब सर्किट के बिहेवियर में क्या चेंज आया? चलिए इसके लिए मैं नोट्स में आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं, जहां पे ये डायग्राम देखें हम लोग। ठीक है, देखिए जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे आ गए, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू घट रही है, एट द सेम टाइम एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो एट अ हायर फ्रीक्वेंसी मुझे एक्सी बहुत छोटा दिखेगा और एक्सएल बड़ा दिखेगा। मान लो फ्रीक्वेंसी को और बड़ा करते जाऊंगा, एक्सी और छोटा होता जाएगा और एक्सएल और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या इस पॉइंट पर, यहाँ पर, कि एक्सएल जो है वो अब ग्रेटर होने लग जाएगा एक्सी से। और इसी वजह से हमारे पास आएगा एक सेकेंड पॉइंट कि दस सर्किट विल बी अंडर द इंडक्टिव डोमिनेंस। इंडक्टिव डोमिनेंस, ठीक है। इंडक्टिव डोमिनेंस होने की वजह से वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा? करंट आई विल बी लैगिंग। इस बार करंट जो है वो लैग करेगी फ्रॉम वोल्टेज वी। करंट आई जो होगा वो वोल्टेज वी से लैग करने लग जाएगा। बहुत अच्छा। और क्या पता चलेगा इससे? तो भाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड विल बी हाई। इम्पिडेंस की वैल्यू देखिए फिर से बढ़ेगी ना, कैसे बढ़ेगी? अब इम्पिडेंस का फॉर्मूला फिर से ऐसा लिखेंगे इस बार, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होगा इस बार इम्पिडेंस का फॉर्मूला। तो मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। रेजोनेंस के समय आपको याद होगा कि रिएक्टिव कंपोनेंट ही खत्म हो गया था पूरा, तो जेड मिनिमम हो गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्टिव कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस के साथ, तो ओवरऑल जेड को बढ़ाता चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जेड की वैल्यू और बड़ी होगी। तो बताइए अगर जेड हाई है तो करंट की वैल्यू का क्या होगा? सर्किट में करंट आई विल बी मिनिमम। करंट आई विल बी मिनिमम। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में नहीं लिखे, लिख लेते हैं। सो द पावर फैक्टर, इस बार बताइए पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग या लैगिंग? इंडक्टिव डोमिनेंस है ना, इंडक्टर के केस में हमेशा करंट लैग कर रही है, तो पावर फैक्टर भी आपको लैगिंग ही दिखेगा, विल बी लैगिंग। तो इतना सिनारियो जो है आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैंने 3 केसेस आपको बताए हुए हैं, वो तीनों केसेस के ये सारे सिनारियो अगर आपको क्लियर हैं तो रेजोनेंस में आपको कोई गलती नहीं करवा सकता है। बहुत अच्छे से रेजोनेंस का आंसर कर देंगे। घुमा फिरा के भी अगर सवाल पूछेगा तो भी आंसर कर देंगे, दैट इज फॉर श्योर। एकदम आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। लेकिन पढ़ने के समय ऐसे थॉरोली पढ़ना जरूरी है। तो भले ही क्रैश कोर्स से पढ़, लेकिन थॉरोली रहे हम लोग इसके अंदर। तो ये रेजोनेंस की पूरी कंडीशन है। 3 सिचुएशंस आपको उस ग्राफ से मैंने बताया। ठीक, अब यहाँ से इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम 2 ग्राफ्स और बनाएंगे, एक इम्पीडेंस की ग्राफ बनाएंगे और दूसरी करंट की ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही ग्राफ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुँच गए। और मैंने आपको आज के कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे बताया था। देखिए मैंने आपको बोला था रेजोनेंस का बेसिक देखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस कब होता है, किस कंडीशन पे, कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गई वहाँ पर। फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, फिर अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स है आरएलसी सर्किट का, वो देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अपर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स तक मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग मिलेंगे
और ये रेजोनेंस अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से, अदरवाइज एक ही लेक्चर में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हालांकि रिवीजन के समय आपको मैं एक ही सेशन के अंदर पूरी चीज़ बताऊंगा, तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और रिवीजन लाइव रहेगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने के समय। तो अब आज का सेशन जो है इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आई होप आप बढ़िया से अभी तक इन्जॉय किए होंगे। अभी रेजोनेंस में बहुत मेन और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट आना बचा हुआ है, तो ध्यान से देखते जाइएगा और ये सीरीज़ को प्रॉपर सीक्वेंस में कंप्लीट करिएगा। ठीक है, आने वाले सेशंस पर आपको और बढ़िया तरीके से रेजोनेंस की ग्राफ के फॉर्म में समझाऊंगा चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, ये सब भी हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का सेशन अब मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको पढ़ने में सारे सेशंस जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये सब नोट जो है मैं आपको भेज दूंगा, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम एकदम करीब है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। ये वीडियो यहीं पर अब स्टॉप करते हैं, और मीनवाइल आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, और इसके क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे आए हुए हैं वो आप बनाते रहिए। कहीं पे क्वेश्चन ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। जय हिंद।